नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पेपर आपका बच्चों जो 1 है, इसकी आज हम 1 शॉट की क्लास करा रहे हैं। लिखित पेपर के लिए जिन भी विश्वविद्यालय में लिखित का पेपर होगा, ठीक है, रिटन का पेपर होगा, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। जिससे कि MG KPP, रज्जू भैया, महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो कि लिखित का पेपर कराते हैं, जैसे कि बलिया यूनिवर्सिटी वगैरह। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी बच्चों रहेगी। ये सोशियोलॉजी का पेपर आपका ये 1 है। इसमें आपको पढ़ना है पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ये पेपर का आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। इसमें बच्चों आपका 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। अब यहाँ से सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। इसमें टोटल हम 5 क्वेश्चनों को लेके आए हुए हैं, जो कि MG KPP में 5 ही क्वेश्चन आपके आते हैं सेक्शन ए में। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट आपको करना है, जो कि MN श्रीनिवास के द्वारा दी गई है अवधारणा इसकी। फिर है कि सामाजिक जो है परिस्थिति क्या है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद है कि सामाजिक मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य और इसके प्रकारों को भी यहाँ से हम कराएंगे। फिर है कि भारत में जनजातीय एकता को स्पष्ट आपको करना है। फिर लास्ट में आपका जो 5वां क्वेश्चन है कि भारतीय परिवार की विशेषताओं का आपको जो है वर्णन करना है, उल्लेख करना है। तो इसको भी हम कराएंगे। तो सबसे पहले बच्चों सांस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है, इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेगा। तो सांस्कृतिकरण की व्याख्या पर जो है करते हुए डॉक्टर MN श्रीनिवास ने अपनी इनकी एक पुस्तक है बच्चों, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसमें जो है इसकी व्याख्या की है, इस अवधारणा का प्रतिपादन किया है। और इन्होंने जो है इस पुस्तक में लिखा है कि सांस्कृतिकरण बच्चों वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य किसी जो है समूह, मतलब उच्च समूह, पराया जो है दुज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा, जीवन पद्धति को बदलता है। तो उसी को जो हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। मतलब जो है बच्चों सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई नीचा जो है व्यक्ति, कोई नीचे धर्म जो कि जाति का व्यक्ति, जैसे कि दलित, SC ST या फिर कोई जनजाति, जब किसी बड़ी जाति की, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, पंडित हो गए, इनकी जब कोई कह सकते हो जीवन शैली को अपनाते हैं, उनके जो रीति रिवाज, उनका जो कर्मकांड, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, जीवन पद्धति है, तो उनको जब अपनाते हैं ताकि उनका भी मतलब उनका जो स्टेटस है समाज में वो भी ऊंचा हो सके, तो उसी को हम जो है सांस्कृतिकरण जो है कहते हैं। ठीक है। आमतौर पर बच्चों ऐसे परिवर्तन के बाद वह जाति स्थानीय समाज में परंपरागत रूप से जातीय सोपान में जो स्थान या स्थित उसे मिला हुआ है, उससे ऊंचे स्थान का दावा करने लगती है और साधारणतया बहुत दिनों तक और वास्तव में 1 या 2 पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद उसे जो है स्वीकृति जो है मिलती है। तो इसी को हम सांस्कृतिकरण जो है कहते हैं। ठीक है। और एकदम बच्चों सिंपल शब्दों में एकदम कहे कि सांस्कृतिकरण क्या है। सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक निम्न जाति का सदस्य, कोई निम्न जाति का कोई सदस्य है अथवा वह जो है जाति अपने से उच्च जाति का, मतलब जो कोई निम्न जाति का सदस्य है तो अपनी जाति से कोई उच्च जाति का व्यक्ति है, तो उसके व्यवहार को फॉलो करता है, उसके प्रतिमान को जो है अनुकरण करता है, ताकि उसकी भी स्थिति जो है समाज में ऊंची हो सके। ठीक है। तो सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया बच्चों यद्यप जो है प्राचीन है, फिर भी इस अवधारणा और शब्द का समाजशास्त्री विवेचन MN श्रीनिवास ने किया है। अतः इन्हीं के द्वारा परिभाषित इस शब्द का जो है विवेचन अधिक जो है उचित जो है होगा। मतलब जो है इसकी परिभाषा को उन्होंने बच्चों लिखा है, देख लीजिए। MN श्रीनिवास के अनुसार सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नीच हिंदू जाति या फिर कोई जनजाति, ठीक है, किसी भी धर्म की जाति हो सकती है, तो इसके द्वारा बच्चों कोई निम्न जाति का सदस्य वह जो है किसी अन्य उच्च जाति के सदस्य की रीति रिवाज को फॉलो करता है, उसके कर्मकांड को फॉलो करता है, उसकी विचारधारा को फॉलो करता है। जैसे कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति, कोई कैसा पहनावा है, उसका खान पीन उसका कैसा है, ठीक है, तो इन सभी चीजों का जो है फॉलो करता है निम्न जाति का जो सदस्य है, नीच जाति का जो सदस्य है। तो ये इसलिए फॉलो करता है ताकि उसका भी समाज में जो स्टेटस है ऊंचा हो सके।
तो इसी को बच्चों हम सांस्कृतिकरण जो है कहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब बच्चों यहाँ से इसकी विशेषताओं को भी समझ लीजिए जल्दी से। जैसे कि अनुकरण, तो इसमें बच्चों निम्न जो जाति है के जो लोग हैं, उच्च जातियों के जो खान पान है, ठीक है, जो पहनावा है, पूजा जो पाठ करने का तरीका है, उसको जो अपनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी विशेषता है सामाजिक जो है गतिशीलता। तो यह एक बच्चों सामूहिक प्रक्रिया है जहाँ समूह अपनी स्थिति में सुधार के लिए सांस्कृतिक बदलाव जो है लाते हैं। उसके बाद है प्रभावी जाति का जो है प्रभाव। मतलब जो है यह बच्चों प्रक्रिया किसी स्थानीय प्रभावी जाति के सांस्कृतिक मानदंडों पर जो आधारित होती है। अगली इसकी विशेषता है कि परिवर्तन के जो है क्षेत्र। मतलब यह जो है जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, जैसे कि भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य, विवाह की रस्में, इन सभी को जो है प्रभावित करता है। फिर ये एक तरफा ये नहीं है। मतलब जो है यह बच्चों हमेशा एक तरफा नहीं होता है, यह सांस्कृतिक तत्वों का आपसी जो आदान प्रदान भी हो सकता है। अगली इसकी विशेषता बच्चों सीमाएं। तो यह जो है रचनात्मक परिवर्तन नहीं करता है, या केवल पदानुक्रम में स्थान केवल परिवर्तन करता है। अब यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन और भी एक जो कि एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा अवधारणा दी गई है, पश्चिमीकरण की अवधारणा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेगा बच्चों, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो समाजशास्त्री डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है। पश्चिमीकरण के संदर्भ में उनका विचार है कि पश्चिमीकरण बच्चों जो शब्द है अंग्रेजी के शासनकाल के 150 वर्ष से अधिक के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाला जो परिवर्तन है उसको ये व्यक्त करता है। मतलब जो है पश्चिमीकरण क्या है बच्चों, पश्चिमीकरण 150 वर्षों से अधिक जो हमारा भारतीय समाज है उसके जो कल्चर में जो बदलाव आया है, जो परिवर्तन हुआ है, उसी को ये बच्चों व्यक्त करता है। और इस शब्द में प्रौद्योगिक संस्थानों, विचारधारा, मूल्यों आदि के विभिन्न स्तरों में घटित होने वाले बदलाव का समावेश जो है रहता है। ठीक है, तो पश्चिमीकरण का बच्चों जो तात्पर्य है, देश के उस जो है भौतिक सामाजिक जीवन का विकास होता है जिसके अंकुर पश्चिमी धरती पर जो प्रकट हुए, जो पश्चिमी और यूरोप व्यक्तियों के विस्तार के साथ साथ विश्व के विभिन्न कोनों में अविराम गति से जो है बढ़ता है। मतलब जो है पश्चिमीकरण का मतलब बच्चों ये होता है कि पश्चिमी जो कल्चर है, पश्चिमी लोग जो हैं उनकी जो कल्चर है, उनका जो पहनावा है, जब हमारे भारतीय लोग उसको फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका पश्चिमीकरण कहलाता है। अब इसकी यहाँ से विशेषता दी हुई है, जैसे कि एक तटस्थ जो है अवधारणा। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के बल जो है भारतीय समाज पर पश्चिमी जीवन पद्धति के प्रभाव को जो है स्पष्ट करती है। यह प्रक्रिया नैतिक रूप से इसलिए तटस्थ है कि इसके अनुसार किसी परिवर्तन को पहले की तुलना में अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता है। दूसरी इसकी विशेषता है एक व्यापक जो है अवधारणा। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा का क्षेत्र बच्चों बहुत ही व्यापक है, मतलब बहुत ही बड़ा है। इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन का जो है समावेश है, जैसे कि खान पान, वेशभूषा, शिष्टाचार के तरीके और व्यवहार के जो है दंगों में परिवर्तन, ये सब चीज़ें इसमें बच्चों जो है शामिल है। मतलब जो है पश्चिमी जो कल्चर है उसमें जैसे कि वहाँ के लोग क्या पहनते हैं, उनका खान पीन क्या है, तो इसको जब अपने देश के लोग उसको जो फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, ठीक है, उसके पहनावे को, उसको खान पीन को, उसके शिष्टाचार को, तो इसी को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। अगले इसकी विशेषता है एक निश्चित जो है आदर्श का अभाव। तो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर इंग्लैंड के अतिरिक्त अमेरिका, रूस, इटली की सांस्कृतिक विशेषताओं का भी प्रभाव जो है पड़ा है। स्पष्ट है कि भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किसी एक देश को जो है आदर्श मानकर ही नहीं चलती है। ठीक है, क्योंकि बच्चों भारत में जो पश्चिमीकरण हुआ है किसी एक देश से नहीं हुआ है, बल्कि जितने भी देश है, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, इटली हो, और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ की जीवन पद्धति है, जो वहाँ के लोगों को जो पहनावा है, जो खान पीन है, जो कि हमारे इंडियन लोग जो है अपना लिए हैं, ये पश्चिमीकरण है। अगला भी इसकी विशेषता है कि नए जो है मूल्यों का जो है समावेश। मतलब जो है पश्चिमी देशों की संस्कृति जिन मूल्यों पर आधारित है उनकी बच्चों प्राकृत भारतीय संस्कृति के परंपरागत मूल्यों से काफी भिन्न है, मतलब अलग है। और जो है पश्चिमी संस्कृति में सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवीय अधिकारों के प्रति जो है चेतना, तार्किकता,
तथा जो भौतिक विकास आदि इसके प्रमुख जो है मूल्य हैं। फिर लास्ट में इसकी जो विशेषता है एक जटिल जो है प्रक्रिया। तो पश्चिमीकरण को बच्चों इस कारण एक जटिल प्रक्रिया कहा गया है कि पश्चिमी मूल्यों ने दशाओं में परिवर्तन करके तर्क और समानता पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था को जो है प्रोत्साहित किया है। अब यहाँ से बच्चों आर के मुखर्जी के द्वारा जो सामाजिक परिस्थितिकी है इसकी अवधारणा जो दी गई है इसको भी समझ लीजिए। तो आर के मुखर्जी का बच्चों सामाजिक परिस्थितिकी का सिद्धांत जो है भारतीय समाजशास्त्र में क्रांतिकारी दृष्टिकोण जो है माना जाता है। उन्होंने समाज और पर्यावरण को दो अलग अलग इकाइयाँ जो है मानने के बजाय उन्हें एक दूसरे पर जो है निर्भर और आपस में गुथा हुआ जो है बताया है। मतलब जो है आकर मुखर्जी जी ने कहा है कि जो समाज है जो पर्यावरण है ये दोनों बच्चों अलग अलग नहीं है इकाइयाँ, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे में या फिर कह सकते हो आपस में एक दूसरे से जो है मिली जुली हैं या फिर गुथी हुई एक दूसरे में, ऐसा उन्होंने जो है बताया है। आगे यहाँ से देखिएगा, मुखर्जी के अनुसार सामाजिक परिस्थितिकी बच्चों केवल भूगोल या जीव विज्ञान नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के सामाजिक जीवन, उसकी आदतें, सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, उसका जो है बच्चों उसके भौतिक वातावरण के साथ जो है समन्वय है। ठीक है, इसी को हम सामाजिक परिस्थितिकी कहते हैं। अब यहाँ से इसकी विशेषता भी समझ लीजिए, जैसे कि पारंपरिक जो है संबंध। तो मुखर्जी जी ने तर्क दिया है कि मनुष्य अपने पर्यावरण को जो है बदलता है और पर्यावरण जो है बदलने में मनुष्य की सामाजिक रचना को जो है आकार देता है। उसके बाद क्षेत्रीय जो है समाजशास्त्र। ठीक है, तो उन्होंने जो है 1926 में अपनी पुस्तक जो कि क्षेत्रीय समाजशास्त्र मतलब रीजनल सोशियोलॉजी में स्पष्ट किया है जो कि मुखर्जी जी ने कि एक क्षेत्र भौगोलिक, जैविक और सामाजिक कारकों का मिश्रण होता है। फिर एक की जो है पारिस्थितिकी संतुलन, तो वह जो है आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन के कट्टर समर्थक थे और उन्होंने जो है वनों की कटाई, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की जो आलोचना भी इन्होंने की है। फिर एक मूल्यों की जो की भूमिका, तो पश्चिमी विचारकों के विपरीत मुखर्जी का मानना था कि सामाजिक आदतें, परंपराएं, मूल्य ही जो है तय करते हैं कि मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ कैसा जो है व्यवहार करेगा। मतलब जो है इनका कहना है बच्चों, ये पश्चिमी जो है विचारकों के विपरीत हैं। इनका मानना है कि जो सामाजिक आदतें हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हम मूल्य सीखते हैं, उनके द्वारा ही मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ जो है व्यवहार करता है। ठीक है, फिर एक समग्र जो कि दृष्टिकोण, तो समाजशास्त्र को केवल सामाजिक तत्वों तक सीमित न रख करके इसे परिस्थितिकी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान के साथ जोड़कर देखने पर जो है जोर इन्होंने दिया है। ठीक है, अब यहाँ से मुखर्जी बनाम जो कि पश्चिमी दृष्टिकोण में इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो जहाँ शिकागो स्कूल जैसे कि पश्चिमी जो विचारक हैं, इन्होंने परिस्थितिकी को केवल शहर के विकास और जो है प्रतिस्पर्धा के रूप में इन्होंने बताया है, इसका इस्तेमाल किया है। वही राधा कमल मुखर्जी जी ने इसे मिट्टी, पानी, जंगल, समुदाय के बीच एक वास्तविक संघर्ष और संबंधों से जो इन्होंने जोड़ा है। उन्होंने बताया है कि यदि जो हम परिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ते हैं तो अंततः हमारा सामाजिक ताना बाना भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों अगला इसमें क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनजाति क्या है, इसकी विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो जनजाति का बच्चों मतलब है कि वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास से पहले से अस्तित्व में था। मतलब जो है जब राज्य का विकास हुआ तो उससे पहले भी जनजाति अस्तित्व में थी। ऐसा नहीं कि जब राज्य का विकास हुआ तभी जनजाति अलग हुई है। राज्य से जब इसका विकास नहीं हुआ था, राज्य नहीं बने थे, उससे पहले भी जो जनजाति थी बच्चों अस्तित्व में थी, और या जो अब भी राज्य से बाहर रहता है। मतलब जो है जनजाति जो है ये अभी भी राज्य से बाहर रहती है। और जनजाति के बारे में कुछ निम्नलिखित बातें हैं, जैसे कि जनजातियां बच्चों वंश, सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करने वाले लोगों का समूह होता है। ठीक है, और जनजातियां बच्चों आमतौर पर छोटे समुदाय में रहती है और जनजातियां अपने ही समुदाय में विवाह जो है करती है। जनजातियां अक्सर प्राकृत जो कि पूंजक मानी जाती है, प्राकृत के अनुसार रहती है। फिर कि जनजातियां अक्सर जो है धार्मिक होती है।
जनजातियां पर्यावरण के संरक्षण में भी अहम भूमिका जो है निभाती है। और जनजातियां जो है अपने परिवार, दोस्तों, समुदाय के प्रति जो है काफ़ी वफादार भी जो है होती है। तो इस तरह से बच्चों इसके बारे में आपको लिखना है, इसकी विशेषता ये सारी आपको लिख देना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर देखिएगा कि प्रभु जाति क्या है बच्चों, इसको भी समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो प्रभु जाति बच्चों वह जाति है जिसके अधिकार में ग्रामीण समुदाय में भूमि का अधिकांश भाग होता है, जिस पर अन्य जो है जातियों के द्वारा लोग जो है, जो अन्य जातियों के जो लोग हैं, जो कि इनके द्वारा जो है काम करवाया जाता है। मतलब जो है प्रभु जाति का मतलब बच्चों ये होता है, वह जाति होती है जो ग्रामीण समुदाय में या फिर उस स्थान पर बड़े जो कि जाति होती है, उसके पास जो है आर्थिक पैसा, उसके बाद जो है जमीन वगैरह अधिक होती है। ठीक है, तो प्रभु जाति बच्चों वह जाति है जिसके अधिकार में ग्रामीण समुदाय में भूमि का अधिकांश भाग होता है। मतलब जो उसके बाद खेती अधिकांश होती है, अधिक होती है अन्य लोगों की तुलना में, और जिन पर जो है अन्य जातियों के लोग द्वारा काम जो है करवाया जाता है, इसी को हम प्रभु जाति कहते हैं। ठीक है, और भी यहाँ से इसके बारे में, यहाँ से मैंने श्रीनिवास ने और भी इसके बारे में लिखा है प्रभु जाति के बारे में। तो इन्होंने बताया है कि उस जाति को प्रबल या प्रभु जाति कहा जाता है जो किसी गांव अथवा क्षेत्र विशेष में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रभाव जो है डालती है। ठीक है, मतलब जो है ऐसी जाति जिसके पास अधिक जो है भूमि है और अन्य लोगों के द्वारा उस पर काम करवाया जाता है, इसी को बच्चों प्रभु जाति कहते हैं। इसकी विशेषता यहाँ से बच्चों समझ लीजिए। पहली इसकी विशेषता है कि प्रभु जाति बच्चों अपने जो क्षेत्र है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है जाति होती है। मतलब ये प्रभु जाति बच्चों जो है अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी जाति होती है। फिर कि प्रभु जाति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली होती है। तीसरी विशेषता है कि प्रभु जाति को समाज में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। इसका जो स्टेटस होता है उच्च होता है अन्य जातियों की तुलना में। अब यहाँ से जीएस घुर्रे के अनुसार बच्चों भारतीय परिवार की मुख्य विशेषताएं आपको बताना है। तो जीएस घुर्रे के अनुसार बच्चों भारतीय परिवार मुख्य रूप से संयुक्त पितृ सत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृ स्थानीय होते हैं जो घनिष्ठ नातेदारी पर आधारित होते हैं। वे जो है परिवार एवं नातेदारी को भारतीय सामाजिक संरचना का मूल आधार मानते थे, जो साझा निवास, सामान्य रसोई, संपत्ति साझा करने और संयुक्त धार्मिक अनुष्ठानों जैसे कि पूजा वगैरह पद्धति, वैवाहिक कार्यक्रम, इसके माध्यम से अपनी जो है पहचान जो है बनाए रखते हैं। मतलब जो है इन्होंने बच्चों जो भारतीय परिवार है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि कैसा भारतीय हमारा परिवार है, संयुक्त परिवार में जो कि हमारे भारतीय प्राण की विशेषता रही है, उसके बारे में इन्होंने जो है बताया है विस्तार से। जैसे कि पहली इसकी विशेषता उन्होंने बताया है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था। तो भारतीय परिवार में बच्चों कई पीढ़ी एक ही छत के नीचे रहती हैं, एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं, साझा संपत्ति उनकी होती है, पूजा पद्धति, वैवाहिक कार्यक्रम, कोई अन्य कार्यक्रम में सभी लोग सामूहिक रूप से जो है भाग लेते हैं। यह होता है संयुक्त परिवार। फिर एक पितृ सत्तात्मक, मतलब जो परिवार का सर्वोच्च जो निर्णय होता है लेने वाला, समानता सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य होता है जो कर्ता कहलाता है। फिर एक पितृवंशीय और जो है पितृ स्थानीय, मतलब जो है वंश का नाम पिता के पुत्र को चलता है। ठीक है, और विवाह के बाद स्त्री अपने पति के घर मतलब पितृस्थान आकर जो है रहती है। फिर एक नातेदारी का महत्व। तो परिवार बच्चों केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दूर के रिश्तेदार भी घनिष्ठ रूप से शामिल होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। फिर एक पारंपरिक जो है दायित्व। तो सदस्यों के बीच संपत्ति, भोजन, जिम्मेदारियों को जो है साझा करना, जो बच्चों से लेकर के वृद्धों तक जो सुरक्षा प्रदान ये करता है। तो ये बच्चों ग्रामीण हमारे समुदाय या फिर समाज की जो विशेषता है जो कि इन्होंने बताया। फिर है कि धार्मिक और जो है सांस्कृतिक आधार। तो परिवार के अनुष्ठान और परंपराएं उन्हें आपस में और समाज से जो है जोड़ती हैं, जिसमें विवाह एक जो पवित्र संस्कार है। फिर है कि आधुनिकीकरण के बावजूद जो है लचीलापन। तो घुर्रे ने यह भी जो है नोट किया है कि भारतीय जो हमारा परिवार है आधुनिक समय में भी अपनी जो मूल संरचना है उसको बनाते या फिर बनाए रखते हुए बदलाव के साथ ढालने में जो है सक्षम है। अब यहाँ से बच्चों सेक्शन आपका बी आ चुका है। इसके दम प्रश्नों की बात करें
तो इसमें टोटल बच्चों आपके 8 प्रश्न आएंगे, जो कि 5 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि जीएस घुर्रे के अनुसार जाति को आपको बच्चों परिभाषित करना है, जाति की विशेषताओं का भी आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो इसको समझ लीजिए जल्दी से। तो जीएस घुर्रे के अनुसार बच्चों जाति एक जो कि बंद व्यवस्था इन्होंने बताया है, जिसके माध्यम से भारतीय समाज छोटे छोटे जन्म आधारित समूहों में जो विभाजित हैं, जिनका अपना विशिष्ट पदानुक्रम, अंतर्विवाह और जो है परंपरागत व्यवसाय जो होता है, उसी को हम जाति कहते हैं। मतलब जो है जीएस घुर्रे ने बताया कि जो जाति है बच्चों एक बंद वर्ग है, क्योंकि आप जिस जाति में पैदा हो जाओगे आप उसी जाति के कहलाओगे। ये जन्म से जो कि निर्धारित होती है। ठीक है, तो उन्होंने जो बच्चों जाति को सामाजिक स्थिरीकरण की एक प्रणाली के रूप में जो परिभाषित जो किया है। घुर्रे ने जो अपनी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इसमें बच्चों जो है इन्होंने जाति की 6 विशेषताएं जो कि विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसको समझ लीजिए। जैसे कि समाज का खंडात्मक जो विभाजन, तो समाज बच्चों विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, जिनके सदस्यता जो बच्चों जन्म से तय होती है। ठीक है, मतलब जो जाति व्यवस्था है बच्चों, तो जाति बच्चों जन्म से तय होती है। आप जिस जाति में पैदा हो जाओगे उसी जाति के कहलाओगे। फिर है कि पदानुक्रम, तो जातियों का बच्चों एक ऊंच नीच का क्रम है, जिसमें ब्राह्मण जो सबसे ऊपर है। फिर है कि भोजन और जो सामाजिक मेल जोल पर जो प्रतिबंध, तो जातियों के जो बीच खान पान के नियम जो है कड़े होते हैं। फिर है कि नागरिक और जो धार्मिक नियोगिताएं और जो विशेष अधिकार, तो कुछ बच्चों जातियों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य को जो है नियोगिताएं जो है सहनी पड़ती है। उसके बाद है कि व्यवसाय के चुनाव का जो है अभाव, तो व्यक्ति अपनी जाति से संबंधित पारंपरिक व्यवसाय ही जो है अपनाता है। फिर है कि विवाह संबंधी जो प्रतिबंध, तो अपनी ही जाति में जो विवाह करना अनिवार्य है। ये जाति व्यवस्था एक विशेषता है। अब जिस जाति के है भैया उसी जाति में तो विवाह करोगे। एक अलग बात है कि लव मैरिज कर लो। तो जीएस घुर्रे के अनुसार बच्चों यह व्यवस्था भारतीय समाज की एकता को बनाए रखने में एक सहायक ढांचा भी रही है। इस तरह से आपको लिखना है। अब बच्चों वर्ग क्या है, वर्ग की परिभाषा, इसकी विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो यहाँ से आगबर्न ने लिखा है कि सामाजिक वर्ग बच्चों उस व्यक्ति के समुच्चय को कहते हैं या फिर समूह को कहते हैं, जिनकी किसी समाज में एक सादृश्य सामाजिक स्थित हो, उसी को हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, आपका स्टेटस क्या है समाज में, ये वर्ग आप कह सकते हो। ठीक है, अमीर हो या फिर गरीब हो। यहाँ से मैकरम पेज ने भी लिखा है कि एक सामाजिक वर्ग बच्चों सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से पृथक किया गया एक समुदाय का एक भाग है। ठीक है, मतलब ये सामाजिक जो स्थिति बच्चों, इसके आधार पर लोगों से पृथक किया गया, अलग किया गया समुदाय का एक भाग होता है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है जो कि मिडिल क्लास का है, कोई लोअर क्लास का है, कोई हाई क्लास का व्यक्ति है, तो इस तरह से जब पृथक किया जाता है सामाजिक स्थिति के आधार पर, इसी को बच्चों हम वर्ग कहते हैं। वर्ग की विशेषता क्या बच्चों, समान स्थिति और जो है भावात्मक जुड़ाव, वर्ग पक्षधर, शक्तिशाली संगठन, ऊंच नीच की भावना, धन का महत्व, वर्ग चेतना, वर्गों में जो है खुलापन, वर्ग भिन्नता, संकुचित जो है सामाजिक परिधि, वर्ग की पहचान। जन्म का महत्व इसमें बच्चों नहीं होता है, क्योंकि जो वर्ग होता है बच्चों ये अर्जित किया जाता है। मान लो आज जो है आप गरीब हो, आपने मेहनत किया, आपकी जॉब लग गई या फिर आप जो है ज़्यादा कमाने लगे, पहले आप गरीब थे अब अमीर हो गए, तो वर्ग बच्चों ये जन्म पर आधारित नहीं होता, ये कमाया जाता है, अर्जित किया जाता है। फिर है कि वर्ग की पहचान, वर्गों में जो है अवसरों की जो है प्राप्ति और जो परिश्रम का महत्व इसमें जो दिया जाता है। अब यहाँ से बच्चों जातीय वर्ग में अंतर क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी जल्दी से देख लीजिए। तो बच्चों जाति जो होती है जन्म पर आधारित होती है, एक व्यवस्था है कि आप जिस जाति में पैदा होगे वही जाति के कहलाओगे। जबकि वर्ग क्या है बच्चों, वर्ग एक जो कि कर्म पर आधारित एक सामाजिक अवधारणा है। ऐसा क्यों कहा गया बच्चों, देखो वर्ग होता आपका सामाजिक में, आपका समाज में स्टेटस क्या है, आपका अमीर है कि गरीब हैं, तो ये बच्चों जो है आपके कर्म पर आधारित होता है। आप मेहनत करोगे तो आप अमीर भी बन जाओगे, तो ये बच्चों अर्जित है, इसको आप जो है कमा कर भी जो है इसमें बदलाव कर सकते हो। फिर है कि जाति के बच्चों सदस्यता जो है प्रदत्त होती है, मतलब जन्म से आधारित होती है,
और जिस व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मतलब जो जाति है बच्चों सदस्यता है ये प्रदत्त होती है और व्यक्ति को इसको प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस जिस जाति में पैदा हो जाओगे वही जाति को आपको जो है कहलाओगे। ठीक है। जबकि वर्ग क्या है बच्चों, वर्ग की सदस्यता जो है अर्जित होती है, सीखी जाती है, फिर स्टेटस अपना बनाया जाता है। तो जिसे जो है व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए जो कि अथक प्रयास करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और वह व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर जो है प्राप्त होता है। फिर है कि जाति में जो है गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो जाति होती बच्चों इसमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, जबकि वर्ग में बच्चों गतिशीलता जो है व्याप्त होती है। अगला इसमें अंतर है कि जाति बच्चों एक स्थिर अवधारणा है जो कि स्थिर रहती है। अब जिस जाति के होगे वही जो कि स्थिर आपके हो जाएगी। लेकिन बच्चों वर्ग क्या है, अस्थिर एक अवधारणा है। क्योंकि मान लो आज अब गरीब हो, अब अमीर हो जाओगे, आज अमीर हो तो आप गरीब हो जाओगे, तो इसमें बदलाव होता रहता है। फिर कि जाति बच्चों एक बंद वर्ग या व्यवस्था है जिसे व्यक्ति जो है बदल नहीं सकता है। लेकिन बच्चों वर्ग क्या है, एक मुक्त और जो है खुली व्यवस्था है जिसे व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार बदल सकता है इसको। फिर है कि जाति बच्चों समाज की एक अनौपचारिक जो है व्यवस्था है, जबकि वर्ग क्या है, एक औपचारिक व्यवस्था है। फिर है कि जाति के सदस्यों के संबंध अनौपचारिक पाए जाते हैं, जबकि वर्ग के सदस्यों के बीच जो संबंध है औपचारिक पाए जाते हैं। फिर है कि जाति की अपनी एक जो कि पंचायत व्यवस्था होती है, जबकि वर्ग की कोई अपनी जो है पंचायत नहीं होती है। जाति के सदस्य में हम की भावना पाई जाती है जो उन्हें आत्मीयता, प्रेम आदि की अनुभूति जो है कराती है, जबकि वर्ग में बच्चों अहम या भी जो है मैं की भावना पाई जाती है जिससे लोग आपस में एक दूसरे से दूरी जो है बनाकर रहते हैं। फिर लास्ट में इसकी जो अंतर इसके बीच में, जाति के सदस्य पर बच्चों अनेक प्रकार के प्रतिबंध व जो है नियम जो कि पाए जाते हैं, क्योंकि जाति में जैसे कि अपनी जाति से विवाह करना। लेकिन वर्ग में बच्चों जो है सदस्य पर कोई भी प्रतिबंध नहीं पाया जाता है, ना ही कोई इसका नियम होता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों ग्रामीण नगरीय समुदाय को आपको स्पष्ट करना है, इसके जो लक्षण हैं उसका उल्लेख करना है। फिर है कि जी.एस. घुर्रे के अनुसार भारतीय साधुओं पर किए गए कार्यों की आपको विवेचना करना है, उसकी व्याख्या करना है। दोनों क्वेश्चनों को यहाँ से हम जो है कराएंगे आप। तो चलिएगा यहाँ से हम दोनों क्वेश्चनों को करा रहे हैं। पहला आपका ग्राम नगरीय समुदाय क्या है, इसको जल्दी से समझ लीजिए। तो भारतीय समाजशास्त्र के जो जनक हैं जी.एस. घुर्रे की रचनाओं से जो स्पष्ट होता है कि उन्होंने भारत के ग्रामीण नगरीय जीवन और उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उस पर गंभीरता से जो है विचार किया है। घुर्रे ने सन 1963 में प्रकाशित उनकी एक पुस्तक है रू अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, इसमें बच्चों क्षेत्र के आधार पर ग्राम और नगर की रचनात्मक विशेषताओं को स्पष्ट उन्होंने किया है, और इसके साथ ही उन्होंने उन परिवर्तनों का भी बच्चों विश्लेषण किया है जो स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण नगरीय जीवन में जो है स्पष्ट होने लगा था। अब यहाँ से इसको विस्तार से समझ लीजिए। तो जी.एस. घुर्रे ने भारतीय समाज में ग्राम नगरीय समुदाय के अंतर्गत ग्रामीण शहरी जीवन के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन किया। उन्होंने बच्चों स्पष्ट किया है कि गांव और शहर दो अलग अलग ध्रुव नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के उन्होंने जो इसको पूरक बताया है। ठीक है, और घुर्रे ने जो है ग्रामीण शहरीकरण की प्रक्रिया पर जो जोर देते हुए बताया है कि नगरीय प्रभाव के कारण गाँव में भी आधुनिकता, व्यवसायिक विविधता, सांस्कृतिक जो परिवर्तन है ये जो आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ से हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से इसको समझेंगे, जैसे कि ग्रामीण शहरी जो है निरंतरता। तो घुर्रे का मानना था कि गांव और जो शहर के बीच कोई कठोर विभाजन रेखा नहीं है, बल्कि एक सततता जहाँ एक के गुण दूसरे में जो है मिलते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है, एक दूसरे के पूरक इन्होंने बताया है। फिर है कि ग्रामीण जो है शहरीकरण, तो उन्होंने बच्चों कहा है कि नगरीकरण बच्चों केवल औद्योगिक विकास से नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी जो है शहरों का विकास होने से होता है। कृषि के जो है विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में कस्बों का विकास हुआ जो बाद में बच्चों शहरों के रूप में जो विकसित हुए। फिर है कि सांस्कृतिक जो है आदान प्रदान, तो नगरीय संस्कृति बच्चों जो है ग्रामीण जीवन को प्रभावित करते हैं और ग्रामीण मूल्य बच्चों शहरों तक जो है पहुँचते हैं। ठीक है, फिर है कि सामाजिक जो संरचना, तो घुर्रे ने जो है गाँव को लघु समुदाय
और शहरों को जो है जो कि बृहद मतलब जो बड़े समुदाय के रूप में जो देखते हुए दोनों में सामाजिक संरचना के जीवित रहने और जो है बदलने की प्रक्रिया का जो है अध्ययन उन्होंने किया है। फिर एक जाति और जो है व्यवसाय, तो उन्होंने बताया है कि गांव में बच्चों जाति आधारित व्यवसाय में लोग बदलाव ला रहे हैं या फिर उसमें आ रहा है, जो शहरीकरण का जो है परिणाम है। फिर तो संक्षेप में हम कहें तो घुर्रे ने बच्चों ग्रामीण और नगरीय जीवन के अंतर संबंधों के आधार पर भारतीय समाज के आधुनिकीकरण को इन्होंने जो बच्चों को समझाया है। तो आपको बनाकर केवल लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आपको रट्टा आपको नहीं मारना है। अब यहाँ से और भी समझ लीजिए, जीएस घुर्रे ने जो है साधुओं के बारे में बच्चों क्या कहा है, इस पर क्या अध्ययन किया है, उसको भी समझ लीजिए। तो जीएस घुर्रे के बच्चों एक प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है इंडियन जो है साधु, जो कि 1953 में आई थी। इसमें इन्होंने बच्चों भारतीय साधुओं और सन्यासियों का एक व्यापक समाजशास्त्रीय अध्ययन जो इन्होंने किया है। और उन्होंने जो है साधुओं को समाज से कटा हुआ नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी इन्होंने जो है माना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि साधुओं का जो है संगठन। तो घुर्रे ने स्पष्ट किया है कि साधु बच्चों व्यक्तिगत रूप से नहीं है बल्कि अखंडों और जो है मठों, जैसे कि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ, इसके रूप में जो है संगठित होते हैं। यह संगठन बच्चों उन्हें एक अनुशासित ढांचे में जो है रखता है। फिर एक सांस्कृतिक जो संरक्षण, तो उन्होंने जो पाया है कि जो साधु वर्ग है इसने जो है भारतीय धर्म दर्शन पवित्र ग्रंथों का सदियों से जो है संरक्षण जो है किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर ऐतिहासिक जो है भूमिका, तो घुर्रे के अनुसार साधुओं ने केवल तपस्या नहीं की है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर जैसे कि विदेशी आक्रमण के समय योद्धा के रूप में भी जो अपने धर्म और जो मठों की रक्षा की है। फिर है कि समाज जो सुधारक, तो वे समय समय पर सामाजिक जो विवाद है उसमें मध्यस्थ की भूमिका भी निभाते रहे हैं और सामाजिक जागरूकता में योगदान भी जो है देते रहे हैं। फिर कि समय के साथ जो परिवर्तन, तो घुर्रे ने इन जो है साधु समूहों की संरचना और कार्यों में ऐतिहासिक कालखंडों के साथ आए बदलाव का जो विश्लेषण भी जो है किया है। तो संक्षेप में हम कहें तो घुर्रे ने सिद्ध किया है कि साधु बच्चों समाज से अलग नहीं है बल्कि भारतीय सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण जो है सक्रिय जो हिस्सा है, ऐसा उन्होंने जो बताया। अब यहाँ से राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्य की अवधारणा आपको बताना है, उसकी चर्चा करना है। फिर कि भारतीय समाज के अध्ययन के दृष्टिकोण में मार्क्सवादी उपागम पर आपको प्रकाश आपको डालना है। तो सामाजिक मूल्य क्या है इसको समझ लीजिए। तो समाजशास्त्री विचारधारा के क्षेत्र में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने अपने सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत का प्रतिपादन करके समाजशास्त्र जगत में महान ख्याति जो है प्राप्त की है। समानता मूल्यों के संबंध में मुखर्जी ने प्रायः अपनी सभी कृतियों में कुछ न कुछ जो उल्लेख किया है मूल्यों को लेकर। वास्तव में उन्होंने जो अपने सामाजिक मूल्य के सिद्धांत को अपनी कृति, इनकी एक पुस्तक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, इसमें उन्होंने जो सामाजिक मूल्य की अवधारणा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तथा अपनी एक अन्य भी कृति है डायमेंशन ऑफ वैल्यूज, इसमें मूल्यों के विभिन्न आयामों के संदर्भ में भी जो विस्तृत विवेचन उन्होंने किया है। और इसकी विशेषता यहाँ से इसकी परिभाषा समझ लीजिए सामाजिक मूल्य की। तो मूल्यों की परिभाषा बच्चों इन्होंने दिया है, डॉक्टर मुखर्जी ने मूल्य की परिभाषा इस प्रकार दी है कि मूल्य एक जटिल जो है संपूर्णता है, चेतना जो है प्राण शास्त्रीय सामाजिक आदर्श दशा है, इन्होंने ऐसा कहा है। तो डॉक्टर मुखर्जी की उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने मूल्यों को एक जो है सजीव सामाजिक तत्व माना है। ठीक है, इन्होंने मूल्यों को क्या माना बच्चों, एक सजीव सामाजिक तत्व माना है जिसमें जान होती है और उनके विचार में मूल का जो संबंध है ये संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है और जो मूल्य है मनुष्य की प्राण शास्त्रीय आवश्यकताओं, सामाजिक संबंध हो और मानव के आदर्शों पर आधारित होता है, ऐसा उन्होंने जो है बताया है। अब यहाँ से और भी समझ लीजिए थोड़ा सा। तो राधाकृष्ण मुखर्जी के अनुसार बच्चों सामाजिक मूल्य प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संगठन व सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होते हैं। उन्होंने बच्चों इसको जो है 4 मूल्यों इसको प्रकारों में जो है बांटा है मूल्यों को मुखर्जी जी ने। पहला बताया है कि वे मूल्य जिसका संबंध आदान प्रदान व सहयोग आदि से होता है, इन मूल्यों के आधार पर आर्थिक जीवन की उन्नति होती है व जो है आर्थिक जीवन भी संतुलित जो होता है। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि वे मूल्य जिनके आधार पर
सामान्य सामाजिक जीवन के प्रतिमानों व आदर्शों का निर्धारण होता है। इन मूल्यों के अंतर्गत एकता व उत्तरदायित्व की भावना आदि समाहित होती है। फिर उन्होंने तीसरा बताया कि वे मूल्य जो सामाजिक संगठन व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के समाज में समानता सामाजिक न्याय का प्रतिपादन करते हैं। चौथा उन्होंने बताया कि वे मूल्य जो समाज में उच्चता लाने नैतिकता को जो विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो है मूल्यों के बारे में बच्चों बताया। अब यहाँ से AR देसाई के अनुसार भारतीय परिवार की जो विशेषताएं हैं, उसके बाद है कि कृषक वर्ग की संरचना। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। फिर कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को बताना। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया बच्चों मैंने आपको समझा दिया है पहले MN श्रीनिवास के द्वारा। अब यहाँ से AR देसाई के द्वारा सबसे पहले हम जो कि भारतीय जो संयुक्त परिवार है उस पर हम चर्चा करेंगे। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों बन सकता है कि AR देसाई के अनुसार इनके जो सिद्धांत हैं या फिर इनके जो विचार हैं समाजशास्त्र से लेकर इसका उल्लेख कीजिए। तो इसी तरह आपको लिखना है। तो AR देसाई बच्चों एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री हैं जिन्होंने भारतीय संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली जो प्रणाली है उस पर जो है व्यापक शोध इन्होंने किया है। उनकी एक पुस्तक है बच्चों सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ। इसमें उन्होंने जो बच्चों भारतीय परिवार की संरचना उसकी प्रकृति का गहराई से विश्लेषण किया है। इसकी एकदम विशेषता की बात करें तो संयुक्तता का आधार, ठीक है। तो देसाई का मानना है कि संयुक्त परिवार को केवल एक घर में रहने या एक रसोई का खाना खाने तक सीमित नहीं जो है देखा जाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने जो है बच्चों परिवार के सदस्यों के बीच अधिकारों और जो कर्तव्यों का बोध संयुक्तता की पहचान के रूप में किया है। और अगर जो है लोग अलग अलग घरों में भी रहते हैं लेकिन वे आर्थिक और भावनात्मक रूप से जुड़े हैं तो वे संयुक्त ही माने जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। फिर देखिए बहुपीढ़ीगत जो है संरचना। तो भारतीय जो परिवार है बच्चों ये अक्सर 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों का समूह होते हैं। इसमें बच्चों दादा दादी माता पिता बच्चे के साथ मिलकर जो रहते हैं। तो देसाई के अनुसार बच्चों यह संरचना सामाजिक सुरक्षा संस्कारों के हस्तांतरण के लिए जो है महत्वपूर्ण है। फिर है कि साह जो है निवासरत साह जो है भोजन मतलब जो है सभी लोग एक ही स्थान पर निवास करते हैं और सामूहिक भोजन। तो परंपरागत रूप से बच्चों भारतीय परिवार एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं मतलब साझा रसोई। तो एक ही रसोई से बना अपना भोजन जो है करना संयुक्तता का एक जो कि भौतिक प्रतीक माना जाता है। हालांकि देसाई ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक समय में अलग अलग रहने के बावजूद भी भावनात्मक जुड़ाव जो है बना रहता है, ऐसा उन्होंने जो है बताया। अब यहाँ से और भी इन्होंने बताया है इसकी विशेषता में आर्थिक जो है सहयोग। तो परिवार के सदस्य बच्चों अक्सर अपनी आय का जो कि एक हिस्सा सामान्य कोष में भी डालते हैं, ठीक है। तो परिवार के संपत्ति का भी सभी का जो है अधिकार होता है। निर्भरता की बात करें तो परिवार के जो कमाऊ सदस्य हैं बुजुर्गों बच्चों बेरोजगारों सदस्यों की आर्थिक जिम्मेदारी भी जो है उठाते हैं। ये जो है संयुक्त परिवार की विशेषता है। फिर की कर्ता की जो है प्रधानता। तो परिवार का सबसे जो बुजुर्ग पुरुष होता है जो कि कर्ता कहलाता है। फिर कि निर्णय जो है प्रक्रिया। तो परिवार के सभी जो निर्णय होते हैं मतलब कर्ता की जो प्रधानता होती है जो पुरुष प्रधान होता है, जैसे कि विवाह का जो है निर्णय शिक्षा संबंधित संपत्ति जो कि कर्ता के द्वारा ही जो है लिए जाते हैं सारे निर्णय। और परिवार में एक जो है निश्चित पदानुक्रम होता है जिसका पालन भी जो है सभी सदस्य जो है करते हैं। फिर कि धार्मिक और जो है सामाजिक एकता। तो परिवार के सभी सदस्य साझा धार्मिक अनुष्ठानों पूजा पाठ में जो कि भाग लेते हैं। अब पूर्वजों की पूजा परिवार को एक सूत्र में जो है बांधे रखती है। तो निष्कर्ष में तुम कहे तो AR देसाई का तर्क है कि भारत में शहरीकरण औद्योगिकरण के बावजूद भी जो संयुक्त परिवार पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं बल्कि उन्होंने अपना स्वरूप केवल बदल लिया है, ठीक है। प्रक्रियात्मक संयुक्तता इसे कहते हैं जो कि AR देसाई जी इस तरह से संयुक्त परिवार के बारे में आपको लिखना है। अब बच्चों यहाँ से AR देसाई के द्वारा ही मार्क्सवादी पक्ष इन्होंने बताया है इस सिद्धांत को, जिसमें इन्होंने बच्चों भारतीय कृषक वर्ग संरचना का जो है उसकी गतिशीलता का जो है विश्लेषण उन्होंने किया है। AR देसाई के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रामीण समाज अर्धसामंती से पूंजीवादी ढांचे में जो है बदला, जिससे जमींदार किसान और जो कृषि मजदूरों के बीच शोषणकारी वर्ग ध्रुवीकरण भी बढ़ा। तो देसाई के अनुसार बच्चों कृषक वर्ग संरचना की विशेषता समझ लीजिए, जैसे कि औपनिवेशिक जो है प्रभाव मतलब पूंजीवादी जो है मार्ग।
तो औपनिवेशिक नीतियों ने भूमि को निजी संपत्ति बना दिया, जिससे पारंपरिक जजमानी व्यवस्था टूटी और जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों का एक नया जो है शोषक वर्ग जो है उभरा। फिर जो है वर्ग जो है ध्रुवीकरण। तो देसाई ने तर्क दिया कि जो ग्रामीण समुदाय है, जो हमारा समाज है, इसमें वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण असमान भूमि का वितरण। उन्होंने जो है इसे मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा है। पहला है जमींदार, जो भूमि का मालिक है। फिर है कि किसान, जो किराए पर खेती करते हैं। फिर है कृषि जो है मजदूर, जो भूमिहीन मजदूर होते हैं। ठीक है। और इन्होंने व्यवसायीकरण और जो है गरीबी के बारे में भी बताया है। तो कृषि के व्यवसायीकरण और भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटवारे ने गरीब किसानों को कृषि मजदूर मतलब सरभारा में बदल दिया, जिससे ग्रामीण जो गरीबी है वो भी बढ़ी। फिर एक स्वतंत्रता के बाद गतिशीलता। तो देसाई का मानना था कि आज़ादी के बाद भी राज्य ने जो कि पूंजीवादी हितैषी नीतियां अपनाई हैं, जिससे धनी किसान जो हैं और अधिक समृद्ध हुए, जबकि जो श्रीमंत जो किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, उनकी जो स्थिति दयनीय ही बनी रही। फिर एक जो कि कृषि जो है संघर्ष। तो देसाई ने बच्चों जो कि पेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, मतलब जो है जो कि किसानों के जो संघर्ष है भारत में, इसका भी उल्लेख किया उन्होंने। और जमींदारों, धनी किसानों के शोषण के खिलाफ ग्रामीण जो सरबराह वर्ग है, उसका संघर्ष जो है अनिवार्य है, जो एक न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लिए जरूरी है, ऐसा उन्होंने बताया। तो संक्षेप में हम कहें तो भारतीय कृषक संरचना बच्चों सामान्य अवशेषों, उभरते पूंजीवादी संबंधों का एक जटिल मिश्रण है, जहां आर्थिक शक्ति का असंतुलन वर्ग आधारित संघर्ष को जो है बढ़ावा देता है। अब यहाँ से सेक्शन आपका सी आ गया। इसके दम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। पहला इसमें क्वेश्चन बच्चों की भारत में नातेदारी के संदर्भ में इरावती कर्वे के कार्यों का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है। ठीक। तो इरावती कर्वे के यदि हम नातेदारी व्यवस्था की बात करें तो इरावती कर्वे बच्चों भारत की एक प्रमुख मानवविज्ञानी और समाजशास्त्री थी, जिन्होंने भारतीय नातेदारी व्यवस्था पर इनकी पुस्तक है काइंडशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि 1953 में आई थी। इसके माध्यम से उन्होंने जो है मौलिक कार्य जो किया है। उन्होंने बच्चों भारत को भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख नातेदारी क्षेत्र उत्तर, दक्षिण, पूर्व जो कि मध्य में विभाजित किया है, जो परिवार, विवाह, गोत्र के पैटर्न पर आधारित पर जो है भिन्न है, उसी के आधार पर। तो इरावती कर्वे के नातेदारी संबंधी का मुख्य धर्म विचार की बात करें तो नातेदारी क्षेत्र, तो कर्वे ने बच्चों भारतीय समाज को 4 भागों में जो बांटा है। पहला है उत्तर क्षेत्र, जहां बच्चों पितृवंशीय परिवार, गोत्र, बाहिर विवाह और जो गांव से बाहर विवाह जो प्रचलित है। ठीक है। फिर उन्होंने दक्षिण क्षेत्र बताया है, जहां सगोत्र विवाह और गांव के भीतर विवाह की अनुमति है, जो रिश्तेदारी को अधिक जो है जटिल जो है बनाता है। फिर एक की पूर्व जो है क्षेत्र, यह बच्चों मातृवंशीय व्यवस्था है, जैसे कि गारो, खाके जनजाति में प्रमुख है। फिर एक की मध्य क्षेत्र, तो यह उत्तर और जो दक्षिण की मिश्रित जो विशेषताओं वाला ये क्षेत्र है। अब यहाँ से नातेदारी व्यवस्था के संबंध में इरावती कर्वे के विचारों की जो कि समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी विस्तार से समझ लीजिए थोड़ा सा, वही क्वेश्चन है। तो इरावती कर्वे बच्चों भारतीय समाजशास्त्र के एक प्रमुख विदुषी थी, जिन्होंने भारतीय परिवार नातेदारी व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। उनके विचारों की समीक्षा हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि नातेदारी व्यवस्था की जटिलता। तो इरावती कर्वे ने भारतीय जो कि नातेदारी व्यवस्था की जटिलता, विविधता पर जो है बल दिया। उन्होंने बताया कि भारत में नातेदारी व्यवस्था या फिर नातेदारी जो व्यवस्था है केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारकों से भी ये प्रभावित जो होती है। फिर है कि परिवार और जाति का संबंध। तो कर्वे ने जो परिवार और जाति के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया। उनके अनुसार नातेदारी व्यवस्था जाति व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। उन्होंने बताया कि नातेदारी जो व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, जो सामाजिक नियंत्रण पहचान का जो है माध्यम है। तीसरा बिंदु उन्होंने बताया है लिंग और जो है नातेदारी। तो इरावती कर्वे ने जो है नातेदारी में लिंग के महत्व को जो है समझाया है। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में पुरुष प्रधानता के कारण नातेदारी व्यवस्था में पुरुषों की भूमिका अधिक प्रमुख होती है, जबकि महिलाओं की भूमिका सीमित और परंपरागत होती है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर की परिवर्तनशीलता। तो कर्वे ने
का तर्क है, भी इनका जो है मानना है कि नातेदारी व्यवस्था बच्चों स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण इसमें बदलाव आता रहता है। फिर है कि आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण, तो इरावती कर्वे के विचारों की आलोचना भी हुई है, जिसमें कहा गया है कि उनकी व्याख्या कभी कभी परंपरागत संरचनाओं को अधिक जो महत्व देती है और आधुनिक सामाजिक बदलाव को पूरी तरह से समाहित नहीं करती है। ठीक है, तो सारांश में हम कहे तो इरावती कर्वे ने भारतीय नातेदारी व्यवस्था को एक जटिल, बहुआयामी और परिवर्तनशील सामाजिक संरचना के रूप में जो देखा है। उनके बच्चों विचार भारतीय समाजशास्त्र में नातेदारी के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं, जो परिवार, जाति, लिंग, सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंधों को समझने में जो है मदद करती है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों प्रभु जाति की अवधारणा, जो कि मैंने आपको करा दिया है, इसकी विशेषता वगैरह। फिर है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में AR देसाई की योगदान को आपको चर्चा करना है। फिर है कि जाति वर्ग एवं शक्ति की अवधारणा को आंद्रे बेताई के अनुसार उदाहरण से आपको समझाना है। तो इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले AR देसाई की प्रसिद्ध जो पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, जो कि 1948 में आई थी, इसमें जो बच्चों मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को ब्रिटिश और औपनिवेशिक शासन के द्वारा उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक बदलाव का इसका जो परिणाम इन्होंने जो बताया है, इसको उन्होंने जो राष्ट्रवाद को भावात्मक न मान करके आर्थिक विकास और वर्गीय हितों जैसे कि पूंजीपति, मध्यम वर्ग, इससे जो है उपजा आंदोलन जो कि सिद्ध जो है किया इन्होंने। तो इसके हम योगदान की बात करें भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में AR देसाई का, जैसे कि मार्क्सवादी पक्ष है, तो देसाई ने स्पष्ट किया है कि भारतीय राष्ट्रवाद कोई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागृति नहीं है, बल्कि औपनिवेशिक काल में पैदा हुई भौतिक स्थितियां का जो है उत्पाद है, स्थितियों का। फिर कि आर्थिक शोषण का जो विश्लेषण, तो उन्होंने बच्चों तर्क दिया कि अंग्रेजों ने भारत में पूंजीवादी जैसे कि रेलवे, उद्योग, स्कूल आया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का रूपांतरण हुआ और यह जो भारत के शोषण का जो आधार भी बना। फिर कि वर्गीय संरचना का उदय, तो राष्ट्रवाद का नेतृत्व मुख्य रूप से आधुनिक शिक्षित माध्यमिक वर्ग, स्वदेशी पूंजी वर्ग ने किया, जो ब्रिटिश आर्थिक प्रतिबंधों से मुक्ति चाहते थे। फिर है कि राष्ट्रवाद के चरण, तो उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को ब्रिटिश शासन की नीतियों, भारत में विकसित हुई उत्पादन प्रणालियों के संदर्भ में विभिन्न चरणों में जो है इसका विभाजन उन्होंने किया। ठीक है, तो संक्षेप में हम कहें तो यार देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न वर्गों जैसे कि किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, इसमें शामिल होने के पीछे उनके अपने वर्ग आधारित उद्देश्य थे, जो उपनिवेशिक विरोधाभासों से उपजे थे। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से आंद्रे बेताई के द्वारा जो कि जात, वर्ग और जो शक्ति, इनकी बच्चों पुस्तक ही है कास्ट, क्लास एंड पावर, जो कि 1965 में आई थी। इसमें उन्होंने बच्चों जो है तैमूर के श्रीपुरम गांव के अध्ययन के आधार पर भारतीय सामाजिक स्थिरीकरण के 3 अलग अलग लेकिन परस्पर संबंधी जो आयाम हैं, जिसमें जाति मतलब परंपरा, वर्ग मतलब आर्थिक, शक्ति मतलब जो है राजनीति, इसके माध्यम से जो है इसको स्पष्ट किया है। आंद्रे बेताई के अनुसार पारंपरिक समाज में ये 3 एक दूसरे के अनुरूप हैं, अतिव्यापी थे, लेकिन आधुनिक भारत में अलग जो है हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है, तो जैसे कि जाति, ठीक है, जो कि हम पदानुक्रम भी इसको कह सकते हैं, तो यह बच्चों जो है जन्म पर आधारित होती है, ऐसा उन्होंने बेताई ने बताया, जो सामाजिक स्थिति और जो है शुद्धता अशुद्धता पर जो टिकी हुई है। जैसे कि उदाहरण, जैसे कि श्रीपुरम में जो है जो गांव के उन्होंने अध्ययन किया है, तो इसमें जो है ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर थे, जबकि आदि द्रविड़ मतलब दलित जो है सबसे नीचे स्थान पर थे। फिर एक वर्ग, तो यह जो है बेताई के अनुसार यदि हम देखें तो बिहेवियरल मॉडल पर आधारित है, जो संपत्ति, आय, व्यवसाय को जो है दर्शाता है। मतलब जो वर्ग क्या होता है, व्यक्ति का पेशा क्या है, कितना अमीर है, आय, उस पर जो है आधारित होता है। तो पहले जो है जमींदार मतलब जो है ब्राह्मण उच्च थे, अब जो है शिक्षा और जो है नई नौकरियों के कारण अलग अलग जातियों के लोग समान आर्थिक वर्ग, मध्यम वर्ग में आ सकते हैं। फिर है कि शक्ति, ठीक है, तो यह बच्चों जो है निर्णय लेने, दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता है। बेताई के अनुसार जब यह जो संख्या बल पर निर्भर करती है, न केवल जो है जाति पर, देखो शक्ति का मतलब होता है संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए जैसे कि लोकतांत्रिक चुनाव के कारण कम संख्या वाली जाति मतलब ब्राह्मण की शक्ति कम हुई है,
और अधिक जो संख्या वाली जो निचली जाति है जैसे कि गैर ब्राह्मण, उसका राजनीतिक जो प्रभाव है ये बढ़ा है। अब परंपरा क्या है, इसकी परिभाषा को समझ लीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो परंपरा को बच्चों हम अंग्रेजी में ट्रेडिशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा ट्रेडेटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि स्थानांतरण करना। तो स्पष्ट है कि ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक विशेषता का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होकर जो कायम में रहती है, जो हमारी कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाती है, उसी हम बच्चों हम परंपरा जो कहा जाता है, ट्रेडिशन जो कहा जाता है। परिभाषा की हम बात करें तो यहाँ से जो कि फेयर चाइल्ड महोदय लिखे हैं कि परंपरा बच्चों मुख्य रूप से विचार करने, महसूस करने का तरीका है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित जो होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ से सामाजिक स्थिरीकरण क्या है बच्चों, इसको भी जल्दी से समझ लीजिए। तो सामाजिक स्थिरीकरण बच्चों वह प्रक्रिया है जिसमें या फिर जिसके द्वारा समाज को विभिन्न स्तरों में बांट दिया जाता है। देखो ऐसे ही शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि सामाजिक स्थिरीकरण, समाज को स्तरों में बांटना, कोई अमीर है कोई गरीब है, इस तरह से बांटना, इसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण जो कहते हैं। तो सामाजिक स्थिरीकरण बच्चों वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उच्च और जो निम्न स्थिति में विभक्त कर दिया जाता है और अब यह विभाजन समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे हम सामाजिक स्थिरीकरण जो कहते हैं। और सामाजिक स्थिरीकरण से आशय बच्चों ऐसे समाज से है जो विभिन्न स्तरों में विभाजित रहता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हिंदू समाज 4 वर्गों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तथा अलग अलग जातियों में विभाजन, या जो पश्चिमी समाजों का पूंजीपति सर्वहारा वर्ग में विभाजन, यही सब क्या है सामाजिक स्थिरीकरण के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ से जो कि इसकी परिभाषा को भी पार्सन्स महोदय लिखे हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ है बच्चों की सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च और निम्न क्रम में विन्यास में विभाजन है। आप ये कह सकते हो व्यक्तियों का उच्च और नीचे में विभाजन जो है, यही जो है सामाजिक स्थिरीकरण जो कहलाता है। अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन कि संस्कृत किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो संस्कृत का बच्चों अर्थ होता है कि किसी समाज की जीवन शैली है, उसका रहन सहन क्या है, उसका खान पीन क्या है, उसका पहनावा क्या है, उसकी जो पूजा पद्धति क्या है, तो ये सब क्या है उसकी कल्चर है। तो जिसमें हम बच्चों उसके रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, कला, धर्म, नैतिकता, मूल्यों, ज्ञान, विश्वास, कार्यशैली आदि इसमें शामिल होते हैं। या जो है वह तरीका है जिससे लोग अपने वातावरण के साथ जो कि मेल जोल करते हैं और समाज में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और संस्कृत आनुवांशिक नहीं होती है बल्कि बच्चों सामाजिक रूप से सीख कर परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचारित होती रहती है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से इसके एग्जाम्पल की बात करें संस्कृत के, जैसे कि हाथ जोड़ के प्रणाम करना जो कि भारतीय हमारी कल्चर है। ठीक है, जबकि हाथ मिलाना पश्चिमी कल्चर है और गले मिलाना जो कि मध्य एशिया की जो कि संस्कृति है वहाँ की। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि सूर्योदय के करीब सूर्यास्त के आसपास पूजा आराधना करना। ठीक है, उसके बाद धार्मिक स्थल बनाना सभी क्षेत्रों की संस्कृत है। सब को जलाना जो कि भारतीय हमारी कल्चर है, सब को दफनाना मध्य एशिया की कल्चर है, संस्कृत है। अब यहाँ से बच्चों कृषक वर्ग संरचना क्या है, थोड़ा सा इसका विस्तार में समझ लीजिए बच्चों। क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, वैसे तो इसका मैंने आगे भी बताया था, लेकिन इसका थोड़ा सा विस्तार में यहाँ से देख लीजिए। देखो कृषक वर्ग संरचना का तात्पर्य बच्चों ग्रामीण समाज में भूमि के स्वामित्व, नियंत्रण, उपयोग के आधार पर भूस्वामियों, किराएदार, भूमि मजदूर के बीच जो स्थापित पदानुक्रम है, उसी संबंधों से इसका जो है तात्पर्य है। यह जो संरचना ग्रामीण भारत में आर्थिक भूमिकाओं, सामाजिक जो है शक्ति को निर्धारित करती है, जिसमें किसान, मालिक और जो है मजदूर के रूप में जो है वर्ग विभाजित जो है होते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा समझ लीजिए। तो ग्रामीण जो कि समाजशास्त्र के अनुसार जब खेती करने वाले लोग अपनी जमीन, श्रम, उत्पादन के संबंधों के आधार पर भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों में बढ़ जाते हैं, इसी को बच्चों हम कृषक वर्ग जो है कहते हैं। कृषक वर्ग संरचना जो है कहलाती है। मतलब जो है जब खेती करने वाले जो लोग हैं अपनी जमीन और अपने श्रम, अपने उत्पादन के संबंधों के आधार पर जब भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों में जब बच्चों बांट दिए जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, उसी को हम कृषक वर्ग की संरचना कहते हैं। इतनी सी परिभाषा बच्चों इसकी आपको लिखना है। अब इसके उदाहरण क्या है, इसके घटक क्या है, जैसे कि मालिक। तो जमीन के बड़े बच्चों मालिक जो स्वयं खेती करने के बजाय दूसरों से करवाते हैं। ठीक है, किराएदार या जो मजदूर से।
फिर है कि किसान। किसान बच्चों वे लोग होते हैं जो छोटी जमीन पर परिवार के साथ स्वयं जो है खेती करते हैं। फिर है कि कृषि जो कि मजदूर, जो कि बच्चों भूमिहीन ग्रामीण हैं जो कि दूसरों के खेती में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ये होते हैं। फिर यहाँ से बच्चों लौकिकीकरण क्या है, इसको समझ लीजिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो बच्चों एक सामाजिक एक प्रक्रिया है जिसके तहत पहले जो बातें या जो है गतिविधि धार्मिक मानी जाती थी, अब वे जो है तर्क विज्ञान और जो है धर्मनिरपेक्ष आधार पर जो है समझी जाती है। मतलब जो है लौकिकीकरण का मतलब बच्चों ये होता है कि पहले जो भी चीज़ें थी, जो बातें थी, जो गतिविधि थी, धार्मिक मानी जाती थी। भूत, जैसे कि भूतों के बारे में बताया जाता है कि भूत होते हैं। तो अब इसमें क्या है, जो कि विज्ञान आ गया, साइंस आ गया, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव जो कि एनर्जी के रूप में उसको देखती है। तो यही बच्चों है लौकिकीकरण। ठीक है। एम एन श्रीनिवास के अनुसार बच्चों यह समाज के आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी पहलुओं में के धार्मिक नियंत्रण से मुक्ति होने और विभेदीकरण की प्रक्रिया है, न कि धर्म की जो है पूर्ण समाप्ति है। ठीक है। अब यहाँ से बच्चों आधुनिकीकरण पर एस ए दुबे के विचारों को आपको बताना है, इसको भी समझ लीजिए। तो एस ए दुबे भारतीय समाजशास्त्री थे जिन्होंने आधुनिकीकरण को केवल पश्चिमीकरण नहीं माना है। उनके अनुसार यह एक व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक जो है परिवर्तन है, ऐसा उन्होंने जो बताया है। जैसे कि आधुनिकीकरण की परिभाषा, तो उन्होंने बताया कि यह एक प्रक्रिया है, न केवल जो है कोई अंतिम लक्ष्य है। इसमें बच्चों जो है समाज के मूल्यों और सोच में जो है बदलाव आता है, और यह केवल पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई अपनाना नहीं है। तो निष्कर्ष में हम कहें तो इससे दुबे का मानना है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए आधुनिकीकरण का मतलब बच्चों जड़ों को काटना नहीं है, बल्कि अपनी परंपरा को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से पुनर्गठित करना है। इसी को हम आधुनिकीकरण जो है कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों जनजातीय एकीकरण क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो जनजातीय एकीकरण का मतलब बच्चों होता है कि जनजातियों को समाज की मुख्य धारा में लाना और उनका जो है समग्र विकास करना, उसी को हम जनजातीय एकीकरण जो है कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों लौकिकीकरण और इसके प्रभाव, मैंने अभी इसकी परिभाषा को कराया था लेकिन इसके प्रभाव नहीं कराए थे, इसके प्रभाव को भी देख लीजिए, एग्जाम में बनता है। तो लौकिकीकरण बच्चों वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले धार्मिक मानने वाले जो विश्वास थे, जो व्यवहार थे और जो संस्थाओं का जो महत्व था, ये कम हो जाता है और तर्कसंगता जो है बढ़ती है। एम एन श्रीनिवास के अनुसार बच्चों समाज में विभिन्न पहलू, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और जो है नैतिक के धर्म से अलग होने की एक प्रक्रिया है। तो इनके द्वारा वर्णित जो इसके प्रभाव हैं, जैसे कि धार्मिक प्रभाव में जो है कमी, तो सामाजिक जीवन पर बच्चों जो है धर्म का नियंत्रण कम हुआ है और पहले से चीज़ें धार्मिक मानी जाती थी, लेकिन अब क्या है धर्मनिरपेक्ष सामाजिक क्योंकि अवसर जो है बन गई हैं। फिर एक तर्कसंगत दृष्टिकोण का उदय, तो अंधविश्वास के स्थान पर लोगों ने वैज्ञानिक और तार्किक सोच जो है विकसित किया है। उसके बाद है संस्थागत विभेदीकरण, मतलब राजनीतिक, कानूनी और जो है आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं धर्म से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से कार्य अब करने लगी हैं। फिर एक जाति व्यवस्था में जो है शिथिलता, तो पश्चिमी शिक्षा बच्चों यातायात के साधनों, नगरीकरण के प्रभाव से परंपरागत छुआछूत, जाति आधारित नियमों को कड़ी से जो है पालन जो है कम हुआ है, ये जो है समाप्त हुआ है धीरे धीरे छुआछूत। फिर एक विवाह जो संस्कारों में जो बदलाव, तो विवाह, नामकरण जैसे संस्कार अब पारंपरिक धार्मिक नियमों के बजाय सामाजिक और जो कि व्यवहारिक जो है बन गए हैं। तो संक्षेप में हम कहे बच्चों, तो भारतीय संदर्भ में लौकिकीकरण का अर्थ जो है धर्म का पूर्ण लोप नहीं है, समाप्ति नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन पर इसके जो वर्चस्व है उसका एक कम हो गया है। मतलब जो है पहले लोग जो कि अंधविश्वासों में पड़े थे, अब क्या है इसमें वैज्ञानिक सोच आ गई है, तो व्यक्ति वैज्ञानिक की तरह अपने जो है तर्क बुद्धि के अनुसार जो है सोचता है। ठीक है। तो ये थी इतनी बच्चों हमारी क्लास जो कि इसमें मैंने कराए हैं, और मैंने MGKVP का बच्चों जो कि इसमें मॉडल पेपर सोल्व किया है। रज्जू भैया का इसमें 2-3 पेपर जो कि हमने पिछले साल के उठाए हैं, उसी के क्वेश्चनों को मैंने इसमें सॉल्व किया है। MGKVP का पेपर मैंने बच्चों शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर रखा है, आप चाहे तो इसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है। और इसका सेकंड पेपर बहुत ही शीघ्र आएगा, आप सभी लोग जुड़े रहिएगा चैनल से, उसका भी बहुत ही शीघ्र हमारा क्लास आने वाला है।